अच्छा बेटा, आज है 24 जनवरी 2024 और करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल रहा है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में अभी स्टार्टिंग डेज हैं, तो हम बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं। और आज की क्लास में बिल्कुल शुरू किए टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जिसका नाम है वोल्टेज। और वोल्टेज का लफ्ज़ हम लोग डेली लाइफ में सुनते हैं, पर फिजिक्स वाले इसको वोल्टेज कहने के बजाय आइदर ईएमएफ बोलते हैं या पीडी बोलते हैं। अच्छा, ईएमएफ और पीडी जब हम ओ लेवल्स में आईजीसीएसई में पढ़ाते हैं तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन कह के आगे बढ़ जाते हैं। वो डेफिनेशन मैं रिपीट भी नहीं कर रहा। अलबत्ता ए लेवल्स की फिजिक्स में ईएमएफ और पीडी का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ताकि बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ आप चले। और इसलिए मैंने पुरानी कोई बात याद भी नहीं दिला रहा। ज़रा सुनिएगा, ईएमएफ और टर्मिनल पीडी होगा, पीडी का लफ्ज़ नहीं होगा, बल्कि पूरा लफ्ज़ होगा टर्मिनल पीडी या टर्मिनल वोल्टेज। क्या होने वाला टर्मिनल पीडी, तो ज़रा सुनिए। कहते हैं ये मेरे पास एक सेल है। इस सेल में फॉर एग्जांपल मैंने एक ये स्विच लगाया हुआ है, और स्विच लगाकर ये मैंने एक लोड, लोड का मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, वो लगाई हुई है। और इसे मैंने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ये स्विच है, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। मैं वोल्टेज मेजर करना चाहता हूँ। वोल्टेज मेजर करने के लिए चाहिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बेटा मैं तीन लगा रहा हूँ। एक वोल्ट मीटर ये है, और मैं एक और छोटी सी उसमें कमी मुझे लगी, और वो कमी ये कि एक छोटी सी रेजिस्टेंस यहाँ पे ए लेवल्स में बनाई जाती है। और ये जो छोटी सी रेजिस्टेंस मैंने यहाँ बनाई है, इसको अभी समझाऊंगा अभी कि इसका मतलब क्या है। अच्छा जी, ये एक वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया है। एक वोल्ट मीटर मैंने यहाँ लगा दिया है, और एक वोल्ट मीटर मैंने यहाँ लगा दिया। तीन वोल्ट मीटर बेटा मैंने लगा दिए। और ये वोल्ट मीटर के मैं सिंबल बनाने जा रहा हूँ। तीन वोल्ट मीटर, और इन तीनों वोल्ट मीटर में मैं नाम लिख रहा हूँ। इसको मैंने कह दिया वोल्ट मीटर नंबर 1, वोल्ट मीटर नंबर 2, वोल्ट मीटर नंबर 3। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मैंने छोटी सी रेजिस्टेंस बनाई है इसको स्मॉल आर लिख रहा हूँ, और ये जो मैंने बड़ी सी रेजिस्टेंस बनाई है इसको मैंने कैपिटल आर लिखा है। सवाल, सर ये जो कैपिटल आर है ये तो लोड है, स्मॉल आर क्या चीज़ है? तो ज़रा स्मॉल आर का भी नाम सुन लो। स्मॉल आर का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या मतलब? जब हम किसी सेल को अंदर से स्टडी कराते हैं, तो केमिस्ट्री की टीचर पढ़ाते हैं कि सेल के अंदर दो रॉड्स होती हैं, एक को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं। कैथोड और एनोड को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में हमने डिप किया हुआ होता है। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का इन मेटल की रॉड्स के साथ इंटरेक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। किसी जगह ऑक्सीडेशन हो जाती है, किसी जगह रिडक्शन हो जाती है। इस तरह बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बन जाते हैं। अच्छा, जब हम इसको किसी बैटरी के इन टर्मिनल्स को, सेल के इन टर्मिनल्स को किसी लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक्सटर्नल सर्किट में तो होता है, पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बैटरी या सेल के अंदर भी हो रहा होता है। कैसे? सर, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ना, सर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के इलेक्ट्रॉन रॉड पर आ जाते हैं, फिर रॉड में से गुजर कर बाहर सर्किट में जाते हैं, फिर जब वापस आ रहे होते हैं तो अगेन रॉड में से आते हैं, रॉड के बाद सोल्यूशन में चले जाते हैं। लंबी ये कर रहा हूँ कि सेल के अंदर रॉड और सोल्यूशन में भी करंट का फ्लो होता है, और वहाँ भी उन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो वो रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर रॉड में और सोल्यूशन में होती है, उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसे हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आईजीसीएसई में ओ लेवल्स में स्मॉल आर को नेग्लेक्ट कर देते थे, और अब ए लेवल्स की फिजिक्स में स्मॉल आर को भी कंसीडर करके चलेंगे। अच्छा, बहुत सारे सवालों में कह देंगे नेग्लिजिबल। जब वो खुद कह देंगे नेग्लिजिबल तो तब तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर नेग्लिजिबल नहीं कहते फिर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को भी कैलकुलेशन में शामिल करना होगा।
तो स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, कैपिटल आर इट इज लोड, इट इज लोड। अच्छा जी, अब आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे, जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि अगर मैं इस सर्किट को, इस वक्त इसमें जो स्विच लगा हुआ है या ये जो की लगी हुई है, इस स्विच को या इस की को मैंने अभी ओपन रखा है। जब स्विच ओपन होता है तो डेली लाइफ में इसको समझा जाता है स्विच ऑन, लेकिन इस वक्त ये करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर सकता, तो इस वक्त की स्विच ऑफ है, ओपन है। अच्छा, जब ये ओपन है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वोल्ट मीटर नंबर 1 में क्या रीडिंग आ रही है, तो फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर नंबर 1 में रीडिंग आ रही है 10 वोल्ट। क्योंकि वोल्ट मीटर नंबर 1 सेल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसका बीच वाली की से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सेल नंबर 1, सॉरी वोल्ट मीटर नंबर 1 जो सेल के अक्रॉस है वो वोल्टेज शो कर रहा है 10 वोल्ट। अच्छा, उसके बाद नीचे वाले वोल्ट मीटर, सर ये जो वोल्ट मीटर नंबर 2 है और वोल्ट मीटर नंबर 3 है, ये सब सर सर्किट स्विच ऑफ है, तो इस वक्त इन सब के ऊपर रीडिंग जीरो आ रही है। तो याद रखिएगा, वो रीडिंग जो वोल्ट मीटर नंबर 1 पे आ रही है, अक्रॉस द सेल आ रही है, उस रीडिंग को बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ वो रीडिंग है जो सेल के अक्रॉस उस वक्त आ रही है जब पूरा सर्किट स्विच ऑफ है और पूरे सर्किट में कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा, जो रीडिंग आ रही है इट इज ईएमएफ। अच्छा, फिर आपने क्या करा, इस की को क्लोज कर दिया। ठीक है जी, आपने इस की को क्लोज कर दिया। जब आपने इस की को करा क्लोज, तो जब हम की को कर देते हैं क्लोज, तो सर्किट हो जाता है स्विच ऑन। जैसे ही सर्किट स्विच ऑन होता है तो सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। जब पूरे सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, अब मैंने पूछा वोल्ट मीटर नंबर 1 पे रीडिंग बताएं, वोल्ट मीटर नंबर 2 पे रीडिंग बताएं, वोल्ट मीटर नंबर 3 पे रीडिंग बताएं। तो आप देखेंगे कि वोल्ट मीटर नंबर 1 की भी रीडिंग पहले से कम हो जाएगी, 8 वोल्ट, और बाकी सब जगह भी रीडिंग 8 वोल्ट आ रही होगी। ठीक है जनाब, अब रीडिंग तीनों पर आ रही है, उस तीनों पर आने वाली रीडिंग का नाम होगा टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पीडी, टर्मिनल वोल्टेज। काफी बच्चे ये गलत कॉन्सेप्ट लेकर बैठे हुए होते हैं कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग सेल के अक्रॉस है वो ईएमएफ है, और जो बाकी वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है वो सब पीडी है। गलत कॉन्सेप्ट है। सही कॉन्सेप्ट क्या है कि जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो जो वोल्ट मीटर सेल के अक्रॉस लगा है वही रीडिंग शो करेगा, इट इज ईएमएफ, बाकी में तो ये रीडिंग आएगी नहीं। लेकिन जब सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा होगा, तो जो सेल के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है वो भी ईएमएफ नहीं बताएगा, वो भी ईएमएफ नहीं बताएगा, वो अभी भी वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज बताएगा। और बाकी V2 V3 तो टर्मिनल पीडी बताएंगे, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। तो अभी सिर्फ इतनी सी बात को पक्का करें, और ये बात पक्की करने के लिए आयशा हम आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आयशा बेटा ये बताइए, आयशा बेटा ये बताइए कि अगर की स्विच ऑफ है, की इस वक्त सर ओपन है, की ओपन है, तो ईएमएफ की रीडिंग हमें कहाँ से मिलती है? की इस वक्त ओपन है, जो रीडिंग सेल के अक्रॉस मिलेगी बेटा वहां तो मिलेगी ना, तो जो सेल के अक्रॉस मिलेगी इट इज ईएमएफ, और जो सेल के अक्रॉस नहीं है वहां रीडिंग मिलेगी ही नहीं। तो मुझे नहीं पता कि आपने मेरी बात पकड़ी है नहीं, दोबारा बोलिए। मैंने कहा कि इस वक्त ओपन है, तो कौन सी रीडिंग ईएमएफ को शो करेगी? अक्रॉस द सेल। और अगर मैं की क्लोज कर दूं, तो जो अक्रॉस द सेल है उस रीडिंग को ईएमएफ कहेंगे या कुछ और नाम दे देंगे? टर्मिनल वोल्टेज। और सबके ऊपर वोल्टेज की वही रीडिंग आ रही होगी। ठीक है ना? तो पहले जरा इस वाली बात को पक्का कर लीजिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे समझते हैं कि सेल के अक्रॉस ईएमएफ, भाई सेल के अक्रॉस ईएमएफ भी आती है और सेल के अक्रॉस पीडी भी आती है। डिपेंड करता है कि सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं। अगर सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा,
तो वो ईएमएफ है। और अगर सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है तो वो रीडिंग भी टर्मिनल वोल्टेज ही होगी। एक तो पहले ये वाला कॉन्सेप्ट मैं पक्का कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर कैसे आगे चले तो जरा सुनिए। अब बेटा मैंने वोल्ट मीटर हटा दिए। अब वोल्ट मीटर की जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था वो मैं दे चुका हूँ। वोल्ट मीटर बेटा मैंने हटा दिए। वोल्ट मीटर से मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने सर्किट में करंट भेज दिया, ये करंट जा रहा है। सर ये जो करंट है ये करंट रेजिस्टर आर से भी जा रहा है। और सर ये जो करंट है ना ये करंट इंटरनल रेजिस्टेंस से भी जा रहा है। ये भी करंट आई है, ये भी करंट आई है। ठीक है जनाब। और सेल से ये सारा का सारा करंट चला है। ठीक है। अलबत्ता सेल के ऊपर मैंने ई लिख दिया है। सेल के ऊपर बेटा मैंने ई लिख दिया है। और लोड के ऊपर मैंने वी लिख दिया है। अब एक सवाल होना चाहिए था, और यकीनन आपके दिमाग में होगा कि सर सेल के अक्रॉस पहले रीडिंग 10 वोल्ट आ रही थी, फिर रीडिंग 8 वोल्ट क्यों हो गई? 8 वोल्ट क्यों हो गई? जब सर्किट में करंट चला तो रीडिंग ड्रॉप क्यों हो गई? तो वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जरा उसका मेथड सुनिए। मेथड ये है कि सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, और सेल की ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लोड में से भी करंट पास करा रही है, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से भी करंट पास करा रही है। अच्छा, आपको पता है वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। कैपिटल आर का मतलब लोड रेजिस्टेंस, एंड सेम करंट आई इज पासिंग थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज आई आर। तो जरा इस इक्वेशन को बेटा लिखें, और इसी इक्वेशन पर अभी इतने सारे सवाल कराएंगे कि ये इक्वेशन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा लूंगा। अलबत्ता अभी सिर्फ इतनी सी बात समझ लीजिए कि दिस E, it is EMF and it is the energy supplied by cell। और ये एनर्जी सर लोड में से भी करंट पास करा रही है, और ये एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल में से भी करंट पास करा रही है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल में से करंट पास होता है, एनर्जी पास होती है, उस एनर्जी के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, लॉस्ट वोल्टेज। एक और टर्म यूज करते हैं, लॉस्ट वोल्टेज। ठीक है। लोड के अक्रॉस बोलते हैं टर्मिनल पीडी। लोड के अक्रॉस बोलते हैं टर्मिनल पीडी या टर्मिनल वोल्टेज। और इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो एनर्जी जाया हो रही होती है, इट इज कॉल्ड लॉस्ट वोल्टेज। तो बेटा मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि सेल से 10 वोल्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई 1 कूलम चार्ज को ड्राइव करने के लिए। उसमें से 8 वोल्ट लोड में से पास हो रही है, 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस में जाया हो रही है। तो वो जो 10 वोल्ट से रीडिंग गिरकर 8 वोल्ट पर आ गई थी, तो उसकी रीजन यही है कि 10 वोल्ट प्रोड्यूस हुई थी, उस 10 वोल्ट प्रोड्यूस में से 2 वोल्ट इंटरनल एनर्जी में लॉस हो गई। और सर अब 2 वोल्ट इंटरनल एनर्जी में लॉस हो गई, तो इसलिए हमें तीनों वोल्ट मीटर पर रीडिंग 8 वोल्ट नजर आ रही थी। इसलिए हमें तीनों पर रीडिंग 8 वोल्ट नजर आ रही थी। तो सेल से पैदा होने वाला जो ओरिजिनल वोल्टेज है, जिसको हम ईएमएफ बोल रहे हैं, वो असल में 10 वोल्ट है। लेकिन जब वो पूरे सर्किट में करंट को ड्राइव कराते हैं तो जनाब उसमें से 8 वोल्ट लोड को मिलता है, और बाकी कुछ ना कुछ वोल्टेज जाया हो जाता है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो आज की क्लास का ये मेन फॉर्मूला है। तो बेटा आज की क्लास का ये फॉर्मूला सारे बच्चे कॉपी कर लें बेटा पहले, और अभी इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो बातें और क्लियर होती चली जाएंगी। अभी थोड़ी सी मैंने बेस बनाई है, बहुत सारी बातें क्वेश्चन कराते वक्त समझा सकते हैं। दिस ई इज ईएमएफ। आई कॉमन लिया जा सकता है, कई दफा इसको यू भी लिखा हुआ मिलेगा, और कई दफा यही इक्वेशन जो कैपिटल आई आर है इसको हम लोग वी लिखवा देते हैं, तो ये इस तरह से भी लिखी हुई मिलेगी आपको। तो मैं आपसे फरमाइश करूंगा कि इसकी तीनों शक्लें लिखें। तीनों इक्वेशन एक ही चीज है, तीनों इक्वेशन एक ही चीज है, तीनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नोटेशन लिखने का फर्क है। एक दफा वी की फॉर्म में लिखा है, एक दफा करंट की फॉर्म में लिखा है। तो इसको बेटा इस तरह से आप लोग लिख लीजिए।
और जब आप बेटा इस तरह से लिख लें, तो लिखने के बाद मैं आपको पास पेपर के क्वेश्चन में ले जाना चाहता हूँ। और पास पेपर के क्वेश्चन में ले जाने से पहले ज़रा ये बताइए कि हमने एक लास्ट क्लास में ओम्स लॉ के ग्राफ पढ़े, और ओम्स लॉ के ग्राफ के अंदर पढ़ाते हैं कि करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन में से पास हो रहा होता है और हमेशा इस शक्ल का होता है। ठीक है, लेकिन अभी आप देखिएगा आज की क्लास में हम जितने ग्राफ बनाएंगे वो सारे करंट और वोल्टेज के होंगे, और करंट और वोल्टेज के ग्राफ यूं आ रहे होंगे। आज की क्लास में करंट और वोल्टेज के ग्राफ यूं आ रहे होंगे। तो जब कभी करंट और वोल्टेज का ग्राफ इस तरह उल्टा ग्राफ देखो, तो समझ जाओ ये वही वाला टॉपिक है जिसमें हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को लेकर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो जिस क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की बातें होंगी ना, उसकी ग्राफ की शक्ल ऐसी उल्टी आने लगेगी। क्यों आएगी अभी बताऊंगा, सिर्फ पहचान बता रहा हूँ कि हम लोगों ने अभी आपको जो पहले ग्राफ पढ़ाए, उन पहले ग्राफ यूं पढ़ा रहा था मैं, लेकिन अब उल्टे ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो उल्टा ग्राफ है वो करंट और वोल्टेज का ग्राफ होगा, लेकिन ग्राफ होगा उल्टा, ऊपर से नीचे आ रहा होगा। अब वो क्यों आ रहा होगा मैं समझाऊंगा। अलबत्ता ये सिर्फ शक्ल बनाई है मैंने, जरा इसी इक्वेशन पे बेटा वापस आ जाए। कह रहे हैं ये जो इक्वेशन अभी आपके सामने लिखी हुई है, दिस वन, अगर मैं इसमें से बोलूँ बेटा इसमें से वी को सब्जेक्ट बनाए, जरा वी को सब्जेक्ट बनाइएगा, वी को, तो बनेगा वी इक्वल्स टू ई प्लस का आई आर, वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का आई आर हो जाएगा। ये बन गया v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। अच्छा मैंने बोला इस इक्वेशन को जरा सीधा करके लिखो, तो बड़ा मैंने सीधा करके लिखा v इज इक्वल्स टू माइनस आर आई प्लस ई। अजीब तरीके से लिखा है, आप भी जरा इसी तरीके से लिखिए बेटा, इसी तरीके से लिखिए, इसी तरीके से बेटा लिखिए। v को मैंने सब्जेक्ट बनाया, और जब बेटा मैंने v को सब्जेक्ट बना लिया, तो v को सब्जेक्ट बनाकर मैंने ये शक्ल बना दी। और जब ये शक्ल बना दी तो गौर से सुनिएगा, कहते हैं जब हम, लाइट चली गई है जनाब, जो बच्चे रिकॉर्डिंग पे देखते हैं, तो हम इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, लाइट चली गई है इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।